आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। तो अधिष्ठान आईएएस के अंदर एक इनिशिएटिव है दैट इज नोन एज ए टू जेड सीरीज। इस ए टू जेड सीरीज के अंदर हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताते हैं जो कि कहीं पर भी जिसके अंदर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। उन चीजों को हम आपको कंप्लीट रिसर्च करके आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा कर आए हैं कि आप पे कोई तिगड़म बगड़म वाला वीडियोस यहाँ पर होगा और बहुत मजा आने वाला है, तो नहीं भाई, इस वीडियो के अंदर आपको मजा नहीं आने वाला है, बट हाँ, नॉलेज बहुत सारी इसके अंदर आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाया हुआ है, जो बच्चों ने कोर्सेज खरीदे हुए हैं, पेड कोर्सेज जो हैं, उसके अंदर से कुछ क्लिपिंग्स आपको निकाल कर देंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट रिसर्च वर्क होगा। इसके अंदर आपको कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं मिलेगी, हाँ, बट इकोनॉमिक सर्वे जरूर मिलेगा, हाँ, बट योजना कुरुक्षेत्र ये जरूर आपको मिलेंगे। आपको ये रिपोर्ट्स का एनालिसिस जरूर आपको इसके अंदर मिलेगा टॉपिक के हिसाब से। वो सब चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज को एंजॉय करें, देखें। इस सीरीज में एक और फीचर है कि आप अपने हिसाब से इस सीरीज को मोल्ड कर सकते हैं। मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दें इस टॉपिक पे सर हमको आप पढ़ाइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो आप टॉपिक दें मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, एक मैच्योर्ड आईएएस एस्पिरेंट की तरह टॉपिक दें। ऐसा नहीं कि सर हमको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दो, वो न्यूज के अंदर है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे और चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो चैनल है इसके अंदर टू द पॉइंट क्वालिटी वाली चीजें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आप सच में एक आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर टू द पॉइंट आपको सब चीजें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो देखो, वीडियो एंजॉय करो, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट राइजिंग, राइट। फिर हमने देखा था कि कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया की स्टील इंडस्ट्री में। उन चैलेंजेस को हमने डिफरेंट डायमेंशंस में पढ़ने की कोशिश करी थी। फाइनेंस के डायमेंशन का चैलेंज, ठीक है। फिर हमने ये समझा था लॉजिस्टिक के डायमेंशन में क्या चैलेंजेस है, फिर रॉ मटेरियल के डायमेंशन में क्या चैलेंजेस है, ये हमने इसके अंदर समझा, ठीक है। अब हमको जो समझना है वो और चैलेंजेस के बारे में समझना है, ठीक है। तो और चैलेंजेस में अगर हम देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके अंदर देखनी है वो ये है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, और जो भारत के अंदर यूज हो रहा है वो तो बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ब्लास्ट फर्नेस की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और ब्लास्ट फर्नेस की टेक्नोलॉजी में बहुत सारा कोयला आपको जलाना पड़ता है। एक तरह से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको लेकर आना पड़ता है। तो जब इतना सारा कोयला आप जलाओगे तो उससे बहुत सारी CO2, बहुत सारी SO2, ठीक है, ये सब चीजें रिलीज होंगी, है ना, एशेस रिलीज होंगी, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण एक तरह से पूरा का पूरा कबाड़ा हो जाएगा एनवायरनमेंट का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जिंदल स्टील्स के अंदर मैंने वर्क करा हुआ है, जिंदल JSW के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते थे, जैसे यहाँ पे प्लांट है ना, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्लांट था उसका स्टील का, ठीक है। तो हमारा टाउनशिप मान लो यहाँ पर है ना। टाउनशिप था 10-12 किलोमीटर दूर, राइट। अब टाउनशिप से जब हम आते थे ना तो वहां के पेड़ देखते थे, पेड़ों के ऊपर एक तरह से परतें जमी हुई है एशेस की, समझ में आ रहा है, और पूरा धुआं धुआं होता रहता था दूर से। जब आप देखो 10-12 किलोमीटर दूर से हम देखते थे चिमनी जल रही है और उसमें से धुआं निकल रहा है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ये करती है, ठीक है। और एनवायरमेंटल कंसर्न इज ए मेजर कंसर्न। तो अब क्या करें हम, इसके अंदर क्या करें सर, इसके अंदर टेक्नोलॉजीज का यूज हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिससे कि क्या हो, जिससे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये बने, राइट। तो टेक्नोलॉजी के यूज से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, बट हम टेक्नोलॉजी का यूज करें कैसे, उसके अंदर बहुत सारा पैसा लगेगा, ठीक है। ये हमारे सामने एक बिग चैलेंज है। तो यहाँ पर आप देखो, इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर टेकिंग सेंटर स्टेज एंड द इंडियन स्टील इंडस्ट्री इज नॉट इम्यून टू दिस ट्रेंड। स्टील इंडस्ट्री इज इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पर एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी आप कोयला जलाकर भी यूज कर सकते हैं या किसी और रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स से एनर्जी यूज कर सकते हैं, बट हम कोयला जला के जो है एनर्जी हम ज्यादा यूज करते हैं। और भारत का सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी ग्लोबली, ठीक है। अगर स्टील इंडस्ट्री देखें भारत की, तो भारत की ये देखें तो सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है, राइट। दिस लीड्स टू हायर कार्बन फुटप्रिंट, जिससे हायर कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, एंड ऑल्सो इफेक्ट द इमीडिएट एनवायरमेंट। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट मेथड टू प्रोड्यूस स्टील विल नॉट ओनली रिड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है, इससे प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, बट आल्सो इंप्रूव कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब देखो ये क्या इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मान लो कि अब सब देशों के अंदर क्या है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ो भाई, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, ये बड़ा ही खतरनाक है, इससे लड़ो।
तो सारे देश जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं कि भाई हम जो प्रोडक्शन करें, और एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम जो प्रोडक्शन करें उसके अंदर ज्यादा कोयला ना जलाएं। भाई तुम कोयला जलाओगे हमको दिक्कत होगी। सारे देश इस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज का अलग ही सिस्टम है। इनको बम फोड़ते हैं जब ये, तब इनका प्रोडक्शन पॉल्यूशन नहीं होता है। बट जैसे ही भारत या कोई चाइना या ऐसा देश जब स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके अंदर जो धुआं निकल रहा है ना, उससे इनको दिक्कत होती है। भाई इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आप देखेंगे हमस और इजराइल, ईरान, है ना, लेबनान, इन सब के अंदर युद्ध हो रहा है, उसको रोक लो ना। ठीक है, हमको क्या करना है, नहीं नहीं ये वाला पॉल्यूशन तो होने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो डेवलपमेंट के अंदर पॉल्यूशन होना है ना, उसको रोकना है। तो आप यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से देखेंगे कि भारत की इंडस्ट्री जो है दैट इज, उसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण हम जो है, हमारा स्टील कॉम्पिटिटिव नहीं रह रहा है। क्योंकि अब क्या कर रही है कंट्रीज, इस तरह के रूल्स बना रही हैं कि भाई हम आपकी स्टील्स को तभी लेंगे जब आपका स्टील जो होगा दैट विल बी ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील मतलब जिसने ज्यादा फ्यूल को यूज नहीं करा है, ज्यादा कार्बन को खराब नहीं करा है वाइल प्रोड्यूसिंग। जब आपने कार्बन को खराब नहीं करा है, इस तरह की चीजों को आपने देखा है कि कार्बन, एनवायरनमेंट किसी तरह से खराब ना हो, कार्बन इमिशन कम से कम हो, अगर ऐसा स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट इज नोन एज ग्रीन स्टील। तो हम ग्रीन स्टील को ही इंपोर्ट करेंगे, बाकी स्टील्स को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। राइट, इस तरह के बाकी स्टील को इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी टेंडेंसीज जनरेट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके कारण हमारा स्टील जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है। राइट, और इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर देखो बहुत इजीली है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम एनर्जी जो इंटेंसिव मेथड्स जो है, ठीक है, और एनर्जी सॉरी एफिशिएंट मेथड्स, उसको यूज करें स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब हम ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करेंगे ना तो हमारा स्टील कॉम्पिटिटिव भी होगा, है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसके अंदर एक तरह से आप देखेंगे रिडक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिडक्शन होगा, कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी। बट स्टार्टिंग के अंदर एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा, और उसके कारण हम देखेंगे कि बहुत सारा हमको कैपिटल यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो दैट इज अ चैलेंज फॉर अस, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट मेथड टू प्रोड्यूस स्टील विल नॉट ओनली रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बट आल्सो इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस। दिस कैन बी अचीव थ्रू हाईली डेवलप्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूजेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, देखो जैसे कि हम पहले देखें कि अगर बहुत पुराने समय में देखें 1960s के अंदर, 1960s के अंदर 1 टन स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए 100 जो है वो एनर्जी का कंजम्पशन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि 100% एनर्जी का कंजम्पशन इस तरह से करना पड़ रहा है एक क्रूड 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि ये फिर देखो आगे चलकर गिरता जा रहा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज करते जा रहे हैं, और यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो अब देखो कितना कम परसेंटेज एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, और हमको 1 टन जो है क्रूड स्टील मिल जा रहा है। तो आप देखेंगे रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया, एनर्जी कम देनी पड़ रही है आपको, रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया, प्लस दिस बिकम आल्सो कॉम्पिटिटिव, है ना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव भी बन गया। तो देखो अगर मान लीजिए इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज इज टू फुलफिल इट्स ग्रोथ एस्पिरेशन, इट विल हैव टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड टू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्ट इन द प्रोसेसेस दैट हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स। बट आप देखेंगे यहाँ पर हम इतना करने के लिए हमको बहुत सारा पैसा चाहिए। मतलब कि दिस मीन्स दैट मैनी इनएफिशिएंट एंड स्मॉल स्टील प्रोड्यूसर्स विल फाइंड इट अनवाइबल टू प्रोड्यूस द स्टील while complying with the increasing strict environmental norms। क्योंकि अब एनवायरमेंटल नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स यहाँ पर ले आए हैं। और इसके कारण क्या है, छोटी मोटी इंडस्ट्री वो बोलेंगे, वो तो हाथ जोड़ देंगे, साहब हम इतना तो खर्चा नहीं कर सकते कि हम पूरा का पूरा अपना सिस्टम ही बदल दे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल दे। हमारा एक तरह से माइंडसेट जो चल रहा है वो ट्रेडिशनल माइंडसेट भी है, हम चेंज की तरफ रिलेक्टेंट भी है, इसलिए हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज है हमारे लिए, और इसके कारण जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टील वो भी रिड्यूस होगा, बिकॉज बहुत सारे जो छोटे मोटे स्टील प्रोडक्शन वाले हैं वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो एक तरह से यहाँ पर पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते कि पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इसको ही चेंज कर ले।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्कीम्स के अंदर जब पढ़ेंगे, और उसके अंदर ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने की स्कीम्स यहाँ पर करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, राइट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है। एक चैलेंज और भी है, क्या है, डिजिटल डिसरप्शन का। डिजिटल डिसरप्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप तो अभी घर पे बैठकर देख रहे हैं क्लासेस को, ठीक है, आराम से, आपने, आपके पास लैपटॉप भी है और आपके पास फोन भी है, द वे यू लाइक, यू आर सीइंग द वीडियोस, राइट, है ना। लैपटॉप भी है और आपके पास एक तरह से आपका मोबाइल भी है, आपको मजा आ रहा है बड़ा वीडियो देखने के अंदर, ठीक है। बट एक ऐसा बच्चा सोचो जिसको वीडियो देखने की इच्छा तो बहुत है, ठीक है, जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट तो है, अपन से ज्यादा भी इंटेलिजेंट है, बट वो वीडियो देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। इंटरनेट उस तक पहुंचा नहीं, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, समझ में आ रहा है। तो वो तो वीडियो नहीं देख पाएगा। और इसी चीज को बोलते हैं डिजिटल डिसरप्शन। क्योंकि देखो आज सब चीजें जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, समझ में आ रहा है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे ही पीछे हो गए, ये बच्चा वैसे ही पीछे हो गया पढ़ाई के अंदर, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से स्टील प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, है ना। और दैट विल बी अ वेरी कट एज टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। तो कटेज टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट्स, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें यूज होती हैं। और ये सब चीजें हमारे पास होना, दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। भाई अमेरिका के पास तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, जापान के पास ये सब चीजें मिल जाएंगी, पर हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल होना, दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस, है ना। तो स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर देखो बहुत सारी चीजें, जैसे ऑटोमेशन एंड रोबोट्स यूज होते हैं, इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी लाइक रोबोट्स फॉर रिपीटेटिव एंड डेंजरस टास्क, है ना। आईओटी एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग मेंटेनेंस एंड रिड्यूस डाउन टाइम, एनहांस प्रोडक्टिविटी, पूरा का पूरा डेटा इसको मेंटेन कर लेता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआई एंड मशीन लर्निंग, दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, है ना। ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन एंड इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पूरा डेटा डाल दो भाई साहब, ऐसी ऐसी स्टील प्रोड्यूस करनी है, हमारे पास ऐसा ऐसा इनपुट है, बताओ क्या करें, कितना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रखें, कितनी देर तक हम क्या करें इसको लेकर जाएं हीट पे, कितनी देर तक सोकिंग टाइम रखें, कितनी देर तक क्विंचिंग करें, क्या रेट होनी चाहिए क्विंचिंग, सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज, ये चीजें ठीक है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब सप्लाई चेन जो होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक तरह से इनोवेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए स्टील के अंदर, बट डिजिटल डिसरप्शन इज देयर इन द इंडियन इंडस्ट्री इन सच ए मैनर कि इन सब के लिए हमको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हमारे पास इस ऐसे इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक वर्कफोर्स होनी चाहिए, पर इंडियन वर्कफोर्स लैक द टेक्निकल स्किल्स नीडेड टू मैनेज एंड ऑपरेट एडवांस डिजिटल सिस्टम्स। साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है। हमारा जो सिस्टम है, हम देखते हैं हर 15-20 दिन में एक न्यूज आई जाती है कि भाई साइबर सिक्योरिटी का हैक हो गया, राइट, इस तरह से, है ना। अपन देखेंगे हमारे देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी के कानून बड़े ही लीनियंट से हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे वैसे वैसे रिस्क ज्यादा होती रहेगी। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आर डीपली एंट्रेंच, तो हम इनको नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते, तो हम कहेंगे अरे भाई क्या की नई टेक्नोलॉजी, भाई इंसान जो है वो ज्यादा पावरफुल है, इंसान डिसाइड करेगा क्या इसके अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह का सब कुछ सिस्टम होना चाहिए, इंसान डिसाइड करेगा, ऐसे अपन इसके अंदर बोलने लगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये चैलेंजेस है जो आपको इसके अंदर समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट चैलेंजेस। देखो अब मैं हर एक को आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, कोई भी ऐसा भी आ सकता है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द डिसरप्टिव डिजिटल टेक्नोलॉजीज वन ऑफ द हर्डल्स इन द इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज, तो एक्सप्लेन, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। वैसे तो ऐसे आएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, ऐसे आएगा व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज फेसिंग, या फिर इम्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, है ना भाई। या फिर ऐसा आ जाएगा कि क्या गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स कर रही है कि इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टील्स इंडिया के अंदर होता है, चाइना के बाद इंडिया के पास ही होता है। तो इंडिया का क्या एक तरह से क्या है, क्या इंडिया के
गवर्नमेंट की क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या हो रहे हैं जिससे कि स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, इतना ज्यादा डेवलप्ड हो रही है स्टील इंडस्ट्रीज। तो चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस की साइड आपको देखना पड़ेगा, जब रिफॉर्म्स की बात आएगी तो रिफॉर्म्स की साइड आपको देखना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू हैव टू डील द क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, बट आपको ये सब चीजें आपको देखनी होंगी, राइट। चलो तो अब हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हुए हैं वो अपन इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जब हमने देखा कि भाई साहब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, और हमारे स्टील मैन्युफैक्चरर, मैंने आपको बताया था 2016 14 से 16 के बीच में बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट होने लग गई। ठीक है, जब स्टील की जो साइकिल थी उसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और हम सब घबरा गए, जब तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी स्टील इंडस्ट्रीज तो खतरे में है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पॉलिसी निकाली, दैट इज नोन एज नेशनल स्टील पॉलिसी। आर यू गेटिंग दिस वन? व्हाई गवर्नमेंट इज मेकिंग नेशनल स्टील पॉलिसी इन 2017? बिकॉज इन रीजंस के कारण कि भाई बैंकरप्सी होने लग गई बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज की, और ऐसे स्टील इंडस्ट्रीज की बैंकरप्सी होने लग जाएगी तो भारत के अंदर कोई स्टील इंडस्ट्रीज बचेंगी ही नहीं। और बचेंगी नहीं तो फिर दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम कि हमको फिर इंपोर्ट कराना पड़ेगा, अभी आयरन एंड स्टील भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा कंपनीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, इनकी बैलेंस शीट खराब है, ये बहुत सारी कंपनीज जो है स्टील इंडस्ट्रीज वो बैंकरप्ट हो रही हैं। इन सब के कारण क्या हुआ, इन सब के कारण भारत के अंदर नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 लॉन्च करनी पड़ी। और जब भारत के अंदर नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 लॉन्च की गई तो उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको देखने होंगे। तो दे कैन आस्क यू सेपरेट क्वेश्चन ऑन नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 आल्सो। Notification of National Steel Policy 2017, which lay down the broad roadmap for encouraging long-term growth for the Indian steel industry, both on the demand and the supply side. तो क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो ये देखो, ये 2017 के अंदर जब कैबिनेट ने अप्रूव करी थी तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे ये आप इसके अंदर समझे कि हमको एक सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करनी है स्टील प्रोडक्शन के अंदर। क्या कैसे करेंगे, पॉलिसी सपोर्ट देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, एमएसएमईज, स्टील प्रोड्यूसर, है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इन सबके अंदर अपन को एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट देगी और इसके साथ साथ एक तरह से गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। एनकरेज एडुकेट कैपेसिटी एडिशंस, बहुत सारी चीजें हमको और ऐड करनी है, मतलब बहुत सारी कैपेसिटी हमको और बढ़ानी है ना, इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो हमारा खुद का डोमेस्टिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना, तो इससे काम नहीं चलेगा, हमको एडुकेट कैपेसिटी एडिशंस करनी पड़ेंगी। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबली कंपिटेटिव स्टील बनाने, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया आपने स्टील के नाम पर, ऐसी स्टील बनानी पड़ेंगी जो कि बाहर के लोग भी आकर खरीदे। कई बाहर के लोग तुम्हारी स्टील को देखना पसंद नहीं कर रहे, ऐसी स्टील नहीं बनानी है। तो ग्लोबली कंपिटेटिव स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन हमको करना है, हमें ऐसा देखना है कि भाई कहीं चाइना तो 100 रुपीज का प्रोड्यूस कर रहा है, हम 150 का कर रहे हैं, ऐसे नहीं देखना है, हमें कोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करना है। ठीक है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इसके अंदर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी करानी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट, कि कोकिंग कोल कैसे पहुंचे लोगों तक। ठीक है, नेचुरल गैस, आयरन ओर, फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है। एसेट एक्विजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे माइनिंग वाइनिंग है उसका एक्विजिशन करना है, राइट। एनहांसिंग डोमेस्टिक स्टील डिमांड, ये सब चीजें हमको इसके अंदर करनी है। ये फीचर्स थे किसके, नेशनल स्टील पॉलिसी के। और नेशनल स्टील पॉलिसी के ये तो फीचर हो गए कि सेल्फ एफिशिएंसी मेंटेन करना है, हमें एक तरह से एनकरेज करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करना है, ये सब क्या है, एक तो एक तरह फीचर्स हो गए नेशनल स्टील पॉलिसी के। बट अब नेशनल स्टील पॉलिसी के क्या टारगेट्स हैं, तो टारगेट्स को अगर आप देखोगे तो एस्पायर टू अचीव 300 मिलियन टन, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ steel making capacity by 2030. This would translate into the additional investment of 10 lakh crore by 2031. 2030-31 तक हमको 10 लाख करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहां पर करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 300 मिलियन टन प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम बाय 2030। ये टारगेट जो है, अभी तक नेशनल स्टील पॉलिसी में, तो न्यू स्टील पॉलिसी और नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर तो ये टारगेट ऐसा कैसे रहा है, बट हम देखेंगे कि अभी का करंट अफेयर्स ये बोल रहा है, सितंबर की न्यूज है, सितंबर 2024, कि भाई साहब हमको ये जो है वो 500 मिलियन टन कर देना है बाय 2034।
ये देखो, पीयूष गोयल सेट्स 50 मिलियन टन्स डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन टारगेट बाय 2034। ठीक है, तो आप, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो वैसे तो है यहाँ पर नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर तो क्या दे रखा है, 2030 तक 300 मिलियन टन कर रखा है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि अब 500 मिलियन टन का टारगेट है भारत का 2024 तक, 34 तक का। आई होप दिस इज क्लियर। Policy seek to improve or increase consumption of the steel, and major steel segments are infrastructure, ऑटोमोबाइल्स एंड हाउसिंग। इनके अंदर देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करोगे, जैसे पीएम गति शक्ति स्कीम है, तो पीएम गति शक्ति स्कीम वैसे तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट इट विल इफेक्ट व्हाट, इट विल इफेक्ट स्टील प्रोडक्शन और नॉट, है ना। जितना ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा स्टील की डिमांड बढ़ेगी, और स्टील की डिमांड बढ़ाना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू स्टील पॉलिसी 2017। तो न्यू स्टील पॉलिसी सीक्स टू इंक्रीज पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन टू द लेवल ऑफ 160 केजी बाय 2030। अभी क्या है, 60 केजी पर कैपिटा यूज हो रहा है, क्या, आयरन एंड स्टील, बट यहां पर हम 160 केजी कर देंगे बाय 2030, कि हर एक आदमी का अगर ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 160 केजी कहीं ना कहीं स्टील को यूज कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस टारगेट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बच्चों, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकता है। पोटेंशियल ऑफ एमएसएमई स्टील सेक्टर जो है उसको भी रिकॉग्नाइज करेगी पॉलिसी, स्टिपुलेट दैट द अडॉप्शन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द एमएसएमई स्टील सेक्टर। एमएसएमई स्टील सेक्टर के अंदर देखो टेक्नोलॉजी इतनी यूज होती नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही एमएसएमई है बेचारी। तो अब वो क्या करे, वो कैसा, अब हम कहाँ से ग्रीन स्टील प्रोड्यूस कर देंगे, क्या बात कर दो आप, हमारा तो स्टील प्रोडक्शन करने का ट्रेडिशनल मेथड है ना। तो एमएसएमई वाला इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हम इसको किस तरह से इंकरेज करेंगे। एनकरेज करने का मतलब क्या है, इसको कुछ कुछ हम इंसेंटिव्स देंगे जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एनर्जी इंटेंसिटी इसके अंदर जो है वो रिड्यूस हो। ठीक है, फिर हम स्टील के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सेक्टर थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया, SRTMI। इस इनिशिएटिव से क्या करेंगे, हम स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया से हम इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज प्रोड्यूस करेंगे। द इनिशिएटिव इज एम टू spearhead research and development of national importance in the iron and the steel sector, utilizing tripartite synergy among the industry, national RD, research and development laboratories एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों के बीच में एक तरह से सिनर्जी क्रिएट करके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर करेंगे। ये सारी आपको याद रखनी है स्कीम्स, ठीक है। फिर आप मिनिस्ट्री थ्रू द पॉलिसी मेकर मेजर्स विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन और कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल्स, नेचुरल गैस एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। ये कॉम्पिटिटिव रेट्स के अंदर यहाँ पे पॉलिसी मेजर्स के थ्रू इनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। It is envisaged that the industry will be steered in creating an environment for promoting domestic steel, ठीक है, and thereby ensuring a scenario where production meets the anticipated pace of growth in the consumption। ये सब चीजें क्या है, इसकी वेबसाइट के अंदर से हमने लिए, ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी न्यू स्टील पॉलिसी के अंदर। और 2017 के अंदर बच्चों हमने लागू करी, और इस स्टील पॉलिसी का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा, हमारा ग्रोथ जो होगा वो बढ़ जाएगा और हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएंगे स्टील इंडस्ट्री के अंदर। और ये देखते हुए अभी देखिए 2014 की न्यूज है, 2024 की न्यूज है, ठीक है। इसके अंदर देखो 500 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हम करेंगे, ये इस तरह से बोला गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई न्यू स्टील पॉलिसी जो है, स्टील पॉलिसी 2017, that play a very very important, that played a very important role in production of the, in increasing the production of what, iron and steel, ठीक है। दूसरा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पॉलिसी, एक ये पॉलिसी बनाई गई। ये गवर्नमेंट ने ऐसे कहा कि भाई देखो, हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें हम तुम्हारा मतलब हम चाइना का स्टील कभी यूज नहीं करेंगे, हम तुम ही लोगों का स्टील प्रोड्यूस करेंगे, यूज करेंगे, हे डोमेस्टिक प्लेयर्स हो, ठीक है, तुम्हारा ही हम स्टील प्रोड्यूस, स्टील को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, हम किसी बाहर का कंज्यूम नहीं करेंगे। कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो आयरन एंड स्टील होगा वो ही यूज करा जाएगा इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ गवर्नमेंट इज डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर
and government required what? Government required steel, then it will purchase the steel from the domestic players only, local manufacturing only. तो यहां पर एक तरह से यहां पर देखो, दिस पॉलिसी प्रमोट्स द यूज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्टील्स इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ यहां पर सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और चीजें हैं, जैसे कि एक पॉलिसी ये बनाई गई कि स्टील स्क्रैप पॉलिसी। स्टील स्क्रैप पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपके घर के अंदर जो भी कार है, जैसे ठीक है मान लीजिए, है ना, कोई भी स्टील इस तरह से है, उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू वापस से जनरेट कर लें। ठीक है, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर क्या है कि मतलब हम उसको रीयूज कर लें। अब रीयूज करने के लिए क्या है कि मान लो वो स्टील खराब हो गया, कार खराब हो गई, या कोई स्टील का प्रोडक्ट है वो खराब हो गया, तो आपके घर के पास में अगर मान लो स्क्रैपिंग यूनिट है, कि आप उसको स्क्रैपिंग यूनिट के अंदर क्या होगा, आपके स्टील को डाला जाएगा इसके अंदर, और इससे फिर नया स्टील बनाया जाएगा, न्यू स्टील। अच्छा, आपको क्या मिलेगा? आप जब अपनी पुरानी कार बेचोगे तो वो आपको कुछ पैसा दे देगा। ठीक है, और उस स्टील से नया स्टील बना देगा, नया स्टील बना देगा। दिस इज नोन एज स्टील स्क्रैप यूनिट्स। ठीक है, ये स्टील स्क्रैप यूनिट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, पुराना स्टील लेती हैं, उनको नया बना देती हैं। तो अब नए बनाने के अंदर जो एनर्जी यूज हो रही है, जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन, जो कॉस्ट यूज हो रही है, वो बच गई, है ना। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हेमेटाइट लेकर आते, फिर जाके आयरन बनाते, फिर जाके स्टील बनाते। अब यहाँ पर स्टील जो है इसको रिसाइकिल ही आप कर रहे हैं। सर महाराज, तो ये सारे पीछे के प्रोसेस जो होंगे वो बच जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर कि न्यू स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी यूटिलाइजिंग स्टील स्क्रैप इमेंटिंग फ्रॉम द व्हीकल्स एंड द वाइट गुड्स दैट हैव रीच देयर एंड ऑफ लाइफ फॉर क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन। इससे आप क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन कर लेते हैं। दिस विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हुई। पहले तो भाई साहब कुकिंग कोल लाना है, फिर वहां से स्टील लेकर वहां से हेमेटाइट मैग्नेटाइट लेकर आना है, फिर रेलगाड़ी के अंदर लेकर आना है, आकर फिर हमको क्या करना है, उसको फिर पूरा प्रोडक्शन करना है उसका, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर से डालना है, ब्लास्ट फर्नेस में डालना है, फिर उसको प्योर करना है, फिर उसके अंदर स्टील बनाना है, और ये सारा प्रोसेस है यहाँ तक खत्म हो गया। अब बस हमको स्टील उठाना है। ये खराब हो गया स्टील, लाओ बहन जी स्टील दे दो, स्क्रैपिंग यूनिट के अंदर डाल दिया। स्क्रैपिंग यूनिट के अंदर डालने के बाद स्टील जो होगा, नया स्टील प्रोड्यूस होगा, उसकी भी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो भारत के अंदर ऐसी बहुत सारे प्लांट्स खोले गए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक तरह से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनाई गई कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो भी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि एक तरह से व्हीकल को डिजाइन कर रहा है, तो डिजाइन इस तरह से करे भाई वो कि उसका रिसाइक्लेबिलिटी हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि डिजाइन ही ऐसे कर दे कि भाई कुछ भी करके इसकी रिसाइकलिंग तो नहीं होगी। तो रिसाइक्लेबिलिटी हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखकर उसको उसका लाइफ क्रिएट करना है। ठीक है, कि भाई 10 साल चलेगा कि 20 साल चलेगा। तो आपको क्या करना है, रिसाइक्लेबल बनाना है उसको। जो भी आप डिजाइन दे रहे हैं वो रिसाइक्लेबल बनाना है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे स्क्रैपिंग सेंटर्स जो हैं उसके अंदर खोले गए, और स्क्रैपिंग सेंटर तक आप अपना सामान पहुंचाएंगे, आपको सामान के बदले पैसे मिल जाएंगे, फिर आपसे बोलेंगे टाटा बाय बाय, आप चले जाओगे। और उसके बाद वो स्क्रैपिंग यूनिट वाला उसको स्क्रैप में डालेगा स्टील को, उस प्रोडक्ट को, और उसके कारण क्या होगा, उसके बाद वो बनाएगा एक तरह से व्हाट, एक नया स्टील बनाएगा, न्यू स्टील वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मस्ट डिजाइन द व्हीकल्स विद रिसाइक्लेबिलिटी इन द माइंड फॉर एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल। ठीक है, द पॉलिसी एम्स टू फैसिलिटेट्स एंड प्रोमोट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरह से ये सब चीजें इसके अंदर करने की कोशिश की गई, दैट इज नोन एज स्टील स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग पॉलिसी। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था साहब। क्या चैलेंज था सर? एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई? अरे सर पूछो मत। हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे सर, हमने इंपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव में ही लाके खड़ा कर दिया था, -4% पे। ठीक है, और हम इतने खुश हो रहे थे, पर एकदम से आंधी चली चाइना की स्टील की, और फिर हमारा इंपोर्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। सर क्या करें सर, ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। हमारे इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब तुम चाइना का ही ले लो स्टील, हमसे तो कोई मत लो। और हमारा जो है एक तरह से
प्रॉब्लम हो रहा है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। तो इस चीज के लिए जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से इंपोर्ट बढ़ने से दिक्कत आ रही है, राइट, इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज यहाँ पर लगाई थी 2016 के अंदर। 2016 में भी ये स्थिति हुई थी, इंपोर्ट्स बहुत सारे बढ़ रहे थे, तब जाकर गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अभी भी सब यही डिमांड कर रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि साहब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। और अभी देखेंगे आज की न्यूज, ठीक है, मतलब कल की न्यूज अगर हम देखें तो कल की न्यूज में यह आया है कि एंटी डंपिंग स्टेप लेने वाली है भारत। इंडिया में रेज द बार टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ चीप स्टील। देखो 14 अक्टूबर 2024। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि भाई देखो मैं आपको अप टू डेट चीजें पढ़ा रहा हूं, तो उस चीज के अंदर इसके बाद की जो जिम्मेदारी है, अक्टूबर नवंबर के बाद की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की यहां पर बात चल रही है अभी। देखो गवर्नमेंट टू टाइटन, ये भी एक तरह से अक्टूबर का ही न्यूज है। देखो 14 अक्टूबर हिंदू का न्यूज है, द हिंदू का। गवर्नमेंट सेट टू टाइटन क्वालिटी नॉर्म्स बढ़ा देंगे, जिससे कि क्या हो, जिससे कि सब स्टैंडर्ड स्टील का इंपोर्ट ना हो। इंपोर्ट को घटाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा, अब करने लग गई है। जब उसको लग रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर गड़बड़ हो चुकी है, तो उसको इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, एज पार्ट ऑफ रिव्यू प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज इंगेज विद द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास गए कि भाई क्या, बोले भैया चाइना से बचा लो, चाइना का स्टील बड़ा सस्ता होता है, हमारा तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सबने ये बोला कि इन लाइट ऑफ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग स्टील इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अदर कंट्रीज हैव टू टेक द स्टेप। अब बहुत सारी और कंट्रीज ने स्टेप्स ले लिए, जैसे यूएसए कनाडा ने, इन्होंने 25% तक ड्यूटी लगा दी है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने सेम तरह की ड्यूटी लगा दी है, राइट। कंट्रीज लाइक टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान हैव आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोटेक्टिव मेजर्स, पर भारत ने अभी तक प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। और भारत की इंडस्ट्री कह रही है कि जब सब ले रहे हैं प्रोटेक्टिव मेजर, तो भाई तुम्हारे क्या दिक्कत हो रही है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तो गवर्नमेंट अभी ये इस तरह का स्टेप आने वाला है, देख लेना अब थोड़े दिनों में क्या होगा। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, गवर्नमेंट ने क्वालिटी नॉर्म्स बढ़ाए चाइना की, है ना। तो थोड़े दिनों में ये न्यूज आने वाली है, एक महीने के अंदर अंदर ये न्यूज आ जाएगी, तब तुमको अच्छी तरह से समझ। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें समझनी होती हैं बच्चों, है ना। देखो डिटेल के अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा। अब स्टील के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और इसके अंदर पढ़ते हैं। एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स भी है, स्पेशलिटी स्टील इन इंडिया, ठीक है। इसके लिए एक स्कीम निकाली गई है भारत के द्वारा, ठीक है, और भारत की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बोला जा रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब कि अगर आप मान लीजिए प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, तो इसके अंदर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू व्हाट, प्रोवाइड यू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंसेंटिव, मतलब प्रोडक्शन से लिंक करके इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है। इस तरह से स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी स्टील के अंदर, अगर आप स्पेशलिटी स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप स्पेशल स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब हाई ग्रेड की स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो। एक स्पेशल स्टील क्या है, गवर्नमेंट भारत के अंदर क्या है, स्पेशल स्टील प्रोड्यूस नहीं होती है ना, बहुत कम होती है। वो होती है जापान के अंदर बहुत तगड़ी वाली, है ना। जापान की कोल्ड रोलिंग मिल्स, सीआरएम मिल्स जो है ना, वो बहुत क्वालिटी वाली स्टील्स प्रोड्यूस करती है। भारत के अंदर स्पेशल स्टील प्रोड्यूस नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो, जब तक तुम स्पेशल स्टील प्रोड्यूस नहीं करोगे, जब तक तुम हाई रेजिस्टेंस वाली, हाई स्ट्रेंथ वाली स्टील प्रोड्यूस नहीं करोगे, है ना, जब तक आप जो रेल्स के अंदर, रेलवे लाइंस के अंदर यूज होती है वो स्टील प्रोड्यूस नहीं करोगे, जब तक आप एक तरह से अलॉय स्टील्स प्रोड्यूस नहीं करोगे, है ना, अगर सिंपल स्टील ही प्रोड्यूस करो, तब तक आपका एक्सपोर्ट तो बड़ा मुश्किल होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम्हें देते हैं हम लालच, लालच। और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मान लीजिए आप स्पेशल स्टील प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशलिटी वाले स्टील्स को प्रोड्यूस करते हैं आप, ठीक है, इन स्टील्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट विल क्रिएट व्हाट, दैट विल मेक, दैट विल, वी विल गिव यू इंसेंटिव फॉर दैट, हम आपको उसके लिए इंसेंटिव्स देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने चार पांच तरह की कैटेगरी ऑफ स्टील्स बताई, ठीक है। कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंस स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील वायर्स, इलेक्ट्रिक स्टील्स, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप इनको प्रोड्यूस करेंगे
तो वी विल गिव यू व्हाट, वी विल गिव यू इंसेंटिव्स। अभी हमारे लोगों को भी ये स्टील्स नहीं मिल पाता था, हम भी बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो इससे क्या होगा, एक तो इंपोर्ट रिड्यूस होगा, एक हमारा क्या होगा, हमारा एक तरह से स्पेशल स्टील बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इससे बहुत सारे जॉब भी जनरेट होंगे। देखो इस चीज से गवर्नमेंट ऐसे सोच रहे हैं, जो हम पीएलआई स्कीम लेकर आए, इससे कम से कम 18,000 न्यू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा 2020 के अंदर एक तरह से गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी, दैट इज नोन एज मिशन पूर्व उदय। मिशन पूर्व उदय। ये मिशन पूर्व उदय में गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, हम एक तरह से जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर बहुत सारा स्टील है, यहाँ पर बहुत सारे स्टील है हमारे पास, है ना। तो हमारा जो कोलकाता वाला डायमेंशन है, कोलकाता वाली जगह है, ठीक है, वहां पे कोलकाता में बहुत सारे स्टील्स मिलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो ईस्टर्न बेल्ट है ना, यहाँ पर हमको बहुत सारा क्या मिल रहा है, स्टील मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूर्व उदय। पूर्व उदय का मतलब क्या है कि पूर्व जो है, पूर्व की डायरेक्शन जो है, ईस्टर्न डायरेक्शन है, उसको उदय करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे हम, इट वॉज लॉन्च इन 2020 फॉर एसिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया को एसिलेटेड डेवलपमेंट करने के लिए, पूर्व का उदय करने के लिए 2020 के अंदर करा। और उसका मेन फंक्शन ये था कि इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाएंगे कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। एक हब बनाएंगे स्टील का जिससे कि प्रोडक्शन होगा। दिस विल फोकस ऑन द ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इंटीग्रेटेड स्टील हब जो होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट्स यहाँ पे डेवलप करा जाएगा, स्टील क्लस्टर बनाया जाएगा, नियर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉजिस्टिक एंड यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, और इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ है, 2020 के बाद हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ा। तो ये सारे स्टेप्स थे वो जो गवर्नमेंट ने उठाए, और गवर्नमेंट ने उठाकर इन स्टेप से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। अभी जैसे आप देखें, प्रोसेस बेस्ड सेफ्टी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन जुलाई 25, 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील introduced 16 new safety guidelines designed to enhance the productivity by standardizing safe operation practices within the steel industries। इसी तरह से स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको क्या करा गया है, एक तरह से रिवैम्प करा गया है। इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज करके इसको रिवैम्प करा गया है, जिससे कि क्या होगा, द सिस्टम इज इंटेंडेड टू मोर इफेक्टिवली मॉनिटर कर पाएंगे हम कि किस तरह का स्टील इंपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, किस क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है कंट्री के अंदर, और हाउ इट इज इफेक्टिंग व्हाट डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज। इसके लिए हमने एक स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अब देखो यहाँ पे ग्रीन स्टील्स की बात भी करी गई है कि हम फॉसिल फ्यूल्स जो है, देखो गवर्नमेंट इशू पायलट प्रोजेक्ट। अब ये कब है, ये देखो फैब 2024 की न्यूज है। मतलब आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंटली रिसर्च करके पढ़ाया जा रहा है आपको, हर चीज में से, इकोनॉमिक सर्वे में से देखकर, पीआईबी न्यूज के अंदर से देखकर, कोई इंडियन एक्सप्रेस के अंदर या फिर इसके अंदर एडिटोरियल आ जाता है उसके अंदर से, सबके अंदर से यूज करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद कुछ बच नहीं जाता बच्चों। स्टील इंडस्ट्री, इससे ज्यादा और क्या पढ़ोगे, कहीं मिलेगा भी नहीं आपको एक साथ ऐसा। तो दैट्स वाई दिस नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बार बार पढ़ो, बार बार में रिवीजन इनकी करो। ये तो मैं कहूंगा आपसे कि हम बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक पायलट गाइडलाइन यहाँ पे स्टार्ट हुई कि हमको ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना चाहिए स्टील के प्रोडक्शन के लिए। हमको ये कोकिंग कोल और ये सब चीजें जो धुआं प्रोड्यूस करता है ये नहीं यूज करके, हमको ग्रीन हाइड्रोजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें और इससे स्टील बनाएं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त इसके अंदर ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्टील प्रोड्यूस करें जिसके अंदर कुछ भी धुआं ना निकले। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, 3 एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द थर्स्ट एरियाज फॉर द पायलट प्रोजेक्ट इन द स्टील सेक्टर, है ना। और इसके अंदर आप देख सकते हो, यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द डायरेक्ट रिड्यूस आयरन मेकिंग प्रोसेस, यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द ब्लास्ट फर्नेस, है ना, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन डाले, है ना, आयरन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन डाले, सब्सटीट्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विद द ग्रीन हाइड्रोजन इन अ ग्रेजुअल मैनर, इस तरह की यहाँ पे चीजें करें। और अभी अगर मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन आपको महंगा लग रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इसके अंदर ब्लेंडिंग कर लो आप, थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन भी यूज कर लो और थोड़ा सा 90% जो है कोल यूज कर लो, और बाकी का 10% ग्रीन आयरन यूज कर लो।
ग्रीन जो ये है हाइड्रोजन यूज कर लो। द स्कीम विल आल्सो सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एनी अदर इनोवेटिव यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन इन द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। इस तरह से आप देखें ग्रीन हाइड्रोजन को इसके अंदर प्रोड्यूस यूज करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है, देखो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है, कि टू अचीव द गोल ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इंडिया एंड बूस्ट द स्टील सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश नागरनार स्टील प्लांट इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर 2023, जिससे कि स्टील की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हमारी यहाँ पे बढ़े। तो यहाँ पर एक स्टील प्लांट यहाँ पर गवर्नमेंट ने खोला है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गवर्नमेंट का स्टील प्लांट, एक नया स्टील प्लांट गवर्नमेंट ने खोला है। स्टील प्लांट खोलना मतलब बड़ी चीज है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जैसे सेल है वो स्टील प्लांट है, वो है भारत की गवर्नमेंट, मतलब सीपीएसई है वो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अभी उसने देखो बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर करा है। गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स खोल रही है, राइट। गवर्नमेंट खोलेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और फिर पीएलआई स्कीम ने देखो कितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है, अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,519 रुपीज करोड़ टिल मई, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। अब ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली है स्टील इंडस्ट्री। आइए अब दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। अब यहाँ पर पढ़ते हैं व्हाट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सीमेंट इंडस्ट्री भी अगर हम देखें तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमने देखा था मोर देन 40% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द स्टील, तो 11% कॉन्ट्रीब्यूशन सीमेंट का है। बिना सीमेंट के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, है ना। स्टील तो रिक्वायर्ड ही है, पर उसके साथ साथ सीमेंट भी रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पर देखें, द सीमेंट इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ द इनपुट कॉस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडिया। अब ये सीमेंट इंडस्ट्री इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट हमारे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, एज वेल एज गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा स्कीम्स चला नहीं रही। कुछ स्कीम नहीं चलाए, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स चला रहे हैं बहुत सारी, उससे सीमेंट की, उसको सीमेंट की स्कीम ही समझो, बिकॉज उसके अंदर सीमेंट यूज होगा। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से ऐसे कोई सपोर्ट नहीं कर रखा है सीमेंट इंडस्ट्रीज को। इवन सीमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत सारा एनवायरमेंटल डिग्रेड करते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा रखी। तो इसके अंदर हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको बस एक आइडिया लेना है कि सीमेंट इंडस्ट्री किस तरह से है। तो आप देखो, सीमेंट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ द इनपुट कॉस्ट टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडिया सिंस डी लाइसेंसिंग। 1991 के अंदर जब उसकी डी लाइसेंसिंग हुई, उसके बाद से सीमेंट इंडस्ट्री हैज प्रोग्रेस सिग्निफिकेंटली बोथ इन कैपेसिटी इन द प्रोसेस टेक्नोलॉजी, सो मच सो दैट इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री, राइट, सीमेंट। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे की तरफ चलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने एक तरह से इस तरह का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लैक कलर की लाइन है दैट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये जो रेड कलर का ग्राफ है यहाँ पर, ये देखिए प्रोडक्शन का ग्राफ। और ये जो ब्लू कलर का है दैट इज इंस्टॉल कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। देखो, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट जो होती है वो क्या होती है ये समझ लो। जैसे मान लो आपने 100 सीमेंट प्रोड्यूस करा और आपकी कैपेसिटी थी कितनी, 150 प्रोड्यूस करनी। आपकी कैपेसिटी तो 150 की है, पर आपने पड़ा करा 100 स्टील प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द मार्केट डिमांड और कुछ इस तरह से आपकी इस तरह से आपने करा कि 150 के अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पोटेंशियल कैपेसिटी थी, पोटेंशियल आउटपुट था, जो अगर आप पूरा पोटेंशियल यूज करते तो 150 प्रोड्यूस करते, पर आपने 100 ही करा। ये जो होती है दैट इज नोन एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। किस कैपेसिटी को किस रेट से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो एक्चुअल आउटपुट जो आपका होता है डिवाइडेड बाय, अगर आप देखेंगे पोटेंशियल आउटपुट इंटू 100। एक्चुअल आउटपुट मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोटेंशियल आउटपुट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट कुड बी अचीव्ड इफ द ऑल द रिसोर्सेज वर यूटिलाइज एफिशिएंटली। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट इस तरह से आपको इसके अंदर निकाली जाती है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो अगर हम देखें सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट देखें हमारी, तो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट आप यहाँ पर देखो, अलग अलग साल दे रखे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर इस तरह से हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो बहुत कम कर रहे थे, और हमारा
अगर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है हमारी बहुत ज़्यादा थी, कितनी इतना प्रोडक्शन और कर सकते थे मतलब हम। फिर हम देखेंगे धीरे 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 फिर हम इंक्रीज करने लगे। आज की डेट में हम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो ठीक ठाक चल रहा है भारत का, राइट। सीमेंट के अंदर इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है, राइट, और ठीक ठाक सा यहाँ पर चल रहा है। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है प्रोड्यूस करने की, बट हम प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो 60% तक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। उसका एक्चुअल कैपेसिटी मान लो हमारी 100 है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो रहा है 60 से 65 के बीच में हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे ग्लोबली अगर हम देखें तो सीमेंट का प्रोडक्शन जो है, सीमेंट का जो डिमांड है वो डिक्रीज हुआ है। वो तो हम भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत के अंदर सीमेंट का डिमांड डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट जो है बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। अब आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना इंपॉर्टेंट। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करे भारत की गवर्नमेंट, हम कह रहे हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ में आ रहा है कि इट विल इंप्रूव अवर स्टील इंडस्ट्रीज आल्सो, इट विल सीमेंट सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर दिक्कत हमारी कम आएगी। तो ऐसा आपको इसके अंदर समझना है कि हमको डिमांड चाहिए भाई साहब। वर्ल्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है यार हम पता है क्या करते हैं, हम है ना बड़े बड़े हाईवेज बनाएंगे, है ना, बड़े बड़े पुल बनाएंगे, ये सब चीजें बनाएंगे, तो ये इंडस्ट्री तो अपने आप ही डिमांड बढ़ेगी, ये इंडस्ट्री तो अपने आप ही चल पड़ेगी। ये एक तरह से इनके लिए इंसेंटिव की तरह होगा। तो देखो रिपोर्ट्स आल्सो एक्सपेक्ट दैट ग्लोबल डिमांड फॉर द सीमेंट इज लाइकली टू बी फ्लैट, मतलब कम होने वाली है ड्यूरिंग 2024 से 2030, विद अ ब्राइट स्पॉट इन डिमांड इमेनेटिंग फ्रॉम द इंडिया। इंडिया के अंदर से काफी डिमांड अच्छी आ रही है, अफ्रीका के अंदर से, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, इनके अच्छे से के ओनली फ्रॉम इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका टू एन एक्सटेंट। कुछ कुछ डिमांड यहाँ से आ रही है, बाकी कहीं से भी डिमांड नहीं आ रही है सीमेंट की। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये समझ में आया ग्लोबल डिमांड जो है वो रिड्यूस हो रही है, जिसके कारण सीमेंट के अंदर प्रोडक्शन कम हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो कम हो रहा है। भारत के अंदर तो ब्राइटिंग स्पोर्ट है भारत किसके अंदर? सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर और सीमेंट डिमांड के अंदर भी। अब चलिए आइए, सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली ड्रिवन बाय द रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन। जितना अच्छा अर्बनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा हाईवेज बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, हाउसिंग स्कीम्स होंगी, इसीलिए तो गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम लेकर आती है, जिससे कि सीमेंट इंडस्ट्री भी चल पड़े, जिससे कि स्टील इंडस्ट्री भी चल पड़े, और गरीबों को तो घर मिल ही जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल जो है उसका ये भी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हमको देखना पड़ता है। चलो अब कुछ चैलेंजेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है एनवायरमेंट रेगुलेशन। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर से बहुत सारी CO2 निकलती है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत ज्यादा होता है। और सीमेंट प्रोडक्शन अगर हम देखें, मान लो पूरे विश्व के अंदर 100 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है, तो सीमेंट सीमेंट से 7 प्रोडक्शन होता है, 7% कॉन्ट्रीब्यूट करती है CO2 इमिशन की। तो सीमेंट के अंदर से तो भैया बहुत सारा CO2 निकलता है, और ये देखिए कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है CO2 के अंदर। ग्लोबल CO2 इमिशन देखेंगे तो 7% ऑफ ग्लोबल CO2 इमिशन, दैट इज 7% इज कमिंग फ्रॉम द व्हाट? सीमेंट इंडस्ट्री। और भारत के अंदर अगर हम देखें 2020 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, भारत के अंदर 2020 में 240 मिलियन टन CO2 इमिट करी गई थी। किसके द्वारा? हमारी इस इंडस्ट्री के द्वारा, सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो, सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ CO2 इमिशंस, compliances with increasingly stringent environmental regulation is essential, है ना। तो सीमेंट प्रोडक्शन अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द ग्लोबल CO2 इमिशन। ठीक है, इन इंडिया द इंडस्ट्री इमिटेड अराउंड 240 मिलियन टन ऑफ CO2 इन 2022-20। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंबुजा सीमेंट ने एक बहुत बढ़िया काम करा है, आप केस स्टडी की तरह इसको देख सकते हैं। हैव इनिशिएटेड प्रोजेक्ट टू रिड्यूस इमिशन एमिंग फॉर 30% रिडक्शन इन द स्पेसिफिक इमिशन। कि ऐसे उसने कुछ चीजें बनाई हैं। देखो अंबुजा सीमेंट के अंदर आपने यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर के अंदर आया इसका
कि अंबुजा सीमेंट जो है एक लीडिंग सीमेंट कंपनी है भारत के अंदर, और उसने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हुए उसने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लगाए हैं जिससे कि एनवायरमेंट का कंजर्वेशन हो। जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, अंबुजा सीमेंट है रिड्यूस स्पेसिफिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 38% सिंस 1990। तो ऐसे हमको ऐसी केस स्टडीज याद रखनी है। अब ऐसा पूरा नहीं लिखना है ये, है ना, पूरा नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये को अंबुजा, आपको सिर्फ ये लिखना है अंबुजा सीमेंट जो है उसने 30% तक रिडक्शन कर दिया अपने इसके अंदर। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हमको और यूज करनी चाहिए जिससे हमारा कॉस्ट इफेक्टिव बने, एज वेल एज अगर आप देखें एनवायरमेंटल फ्रेंडली बने। इसी तरह से कंजर्विंग वाटर रिसोर्स, उसने कंजर्व करा वाटर रिसोर्स एंड मैनेजिंग वाटर स्कैरिसिटी ड्यूरिंग द थ्रू द वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रिचार्ज। कभी इसको डिटेल के अंदर लिखना आ जाए कि गिवन एग्जांपल की किस तरह से आप कर सकते हो उसको, तो आप अंबुजा सीमेंट का पूरा ऐसे कैसे एज इट इज एग्जांपल अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं कि हमें क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करना होगा, रिड्यूस करना होगा कार्बन इमिशन इन इट्स ऑपरेशन, और उसके अंदर ये सब चीजें होगा कि वेस्ट रिकवरी सिस्टम बनाने पड़ेंगे, सोलर पावर प्लांट, विंड मिल्स टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जीज, है ना, जैसे कि अंबुजा सीमेंट ने बनाई। इसने खुद की विंड मिल बनाई जिससे कि वहां से एनर्जी मिले, है ना। हमको वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा, मैनेजिंग वाटर स्कैर्सिटी थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रिचार्ज। इसके अलावा एनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड रिहेबिलिटेशन लैंड अक्रॉस इट्स साइट्स थ्रू सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन कवर। ठीक है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत धुआं निकलता है, तो हर जगह डेजर्टिफिकेशन होने का बहुत डर रहता है इससे। तो इसके अंदर अगर आप ग्रीन कवर यूज करेंगे, माइनिंग प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल यूज करेंगे, तो इसके एडवर्स इफेक्ट जो होगा माइनिंग एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पे, वो नहीं होगा। मैनेजिंग वेस्ट एंड यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चर सोर्सेज। ये लाइनें याद कर लो बस, है ना। और इस तरह से आपको इसके अंदर का इस तरह से इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कभी ऐसा आ जाए कि क्या स्टेप आप उठाएंगे जिससे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ा सा रिडक्शन हो उस चीज का, CO2 इमिशन का। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखिए तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन रिड्यूस टू 0.56 टन CO2 पर टन ऑफ ऑफ व्हाट ऑफ सीमेंट इन द 2023। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस हो रहा है, और बाय 2050 इतना टन जो होगा ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिड्यूस हो जाएगा। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ठीक है, तो पहली चीज हमारी बस ये आई कि भाई एनवायरमेंटल रेगुलेशंस दैट इज चैलेंजिंग फॉर अस। ठीक है, पर गवर्नमेंट ऐसे बोल रही है कि हम इतना कुछ कर देंगे। राइट, ये डेटा आप याद रख लें प्लीज, और अंबुजा सीमेंट का एग्जांपल आप याद रख लें। दूसरा, हाई एनर्जी कंजम्पशन, कि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, बहुत सारा अपन को एनर्जी इसके अंदर देना पड़ेगा। एनर्जी कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट 30 से 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर टोटल प्रोडक्शन के अंदर 100 रुपए लग रहे हैं तो 30 से 40 तो एनर्जी लगाने में लग रहा है। इंडियन सीमेंट प्लांट हैव स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 3.2 गीगा जूल। ठीक है, गीगा जूल का मतलब क्या होता है? 10 टू पावर व्हाट 12, इतनी जूल एनर्जी, 3.2 जूल एनर्जी इंटू 10 टू पावर 12 जूल एनर्जी को यूज करा जा रहा है 1 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने में भारत के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। तो हमको हाई एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि हम एफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब हम यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। चैलेंज क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन इज ड्विंडलिंग लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट। लाइमस्टोन की जो है, लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होता है, लाइमस्टोन से ही बनता है ये। एक तरह से जैसे वो हेमेराइट मैग्नेटाइट से बनता है, तो सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन से बनता है। द प्राइस ऑफ लाइमस्टोन हैज राइजन बाय अबाउट 15 से 20% ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू माइनिंग restrictions एंड डिप्लीशन ऑफ द क्वालिटी रिजर्व। राइट, इसके कारण इसका प्राइस जो है लाइमस्टोन का बढ़ गया है। लाइमस्टोन का प्राइस बढ़ गया तो दैट इज ए वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक चैलेंज भी यहाँ पर दिखता है कि इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक कैन हिंडर द सप्लाई चेन एंड इंक्रीज द कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर अबाउट 20 to 25% ऑफ टोटल सीमेंट कॉस्ट। 20 से 25 रुपए तो किस में खर्च हो जाते हैं? आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं बाकी जो है कि आपने देखा कि 30 से 40 रुपीज जो है वो किस में खर्च हो जाएंगे? एनर्जी के अंदर हो जाएंगे। इतना तो एनर्जी अगर एफिशिएंट बना ले और ट्रांसपोर्टेशन अगर हम सुधार लें थोड़ा, ठीक है, कनेक्टिविटी अगर हम कर लें अच्छी,
पुअर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज कैन डिले द डिलीवरीज। कनेक्टिविटी अगर हम बढ़ा ले तो ये कॉस्ट तो बहुत कम हो जाएगी, ये तो हमारे हाथ में है कम करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो। सीमेंट इंडस्ट्रीज के भी लिए कोई पर्टिकुलर स्कीम्स यहाँ पर नहीं दे रखी। ठीक है, आज मेरे को थोड़ा सा ना काम है, ठीक है, तो आज अपन क्लास इतना ही रखना है, राइट। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 3-4 इंडस्ट्रीज और पढ़ के इसको खत्म करना है, फिर हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर कुछ प्रीलिम्स का और पोर्शन बचा हुआ है, अभी काफी पोर्शन और बचा हुआ है प्रीलिम्स का, वो भी करेंगे। ठीक है, आप सब लोग रिवाइज करते रहे। इस बार टेस्ट का मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, उस टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। ऑन एन एवरेज जैसे देवयानी के अच्छे मार्क्स, देवयानी ने अच्छा स्कोर करा, ठीक है, बाकी सभी बच्चों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्लीज अपनी गलतियां पहचानें, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं वो पहचानें और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो। टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है आपको। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर। और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो। और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने ये बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। We are very glad to announce you that we are launching a very unique batch for the prelims 2025. prelims 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। दिस बैच, एज द नेम सजेस्ट, इज फुली फोकस्ड ऑन गेटिंग यू सेलेक्टेड इन द prelims 2025 एग्जामिनेशन। देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए, द सिलेक्शन बैच को हमने दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है। ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं।
कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए। मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी, और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच हैं, जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी। राइट, कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट will also be provided to you। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन के मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहां पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस
सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है ये। एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500 और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा, इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।